आज से प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर होंगे। आज उनका तमिलनाडु का दौरा होगा और सबसे पहले वो त्रिची में भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के साथ मंच साझा करेंगे। साथ ही वो तिरुचिरापल्ली में एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल की इमारत का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्च स्तर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी करीब 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। एआईएडीएमके से अलग होने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला तमिलनाडु दौरा है। कर्नाटक से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ही ठहरा दिया है और साथ ही में सवाल राज्य के मौजूदा शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा पर भी उठाए हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री बंगरप्पा 7 करोड़ का चेक बाउंस होने के दोषी पाए गए हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हासन में जंगल से लकड़ी कटवाने के आरोपियों में से एक विक्रम सिम्हा को गिरफ्तार किया गया तो उनके भाई मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर ही दोष मर दिया। अपने बेटे के भविष्य के लिए, बेटे को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये सब वो कर रहे हैं। इसमें प्रताप सिम्हा रास्ते का पत्थर है। उसको और उसके परिवार को खत्म करने के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे पिता सबको नहीं मिलते। संसद भवन में सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले 2 आरोपियों को पास प्रताप सिम्हा के कोटे से ही मिला था। ऐसे में वो विवादों से घिरे हैं। भाई की गिरफ्तारी से खफा प्रताप सिम्हा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से ये भी पूछा कि उनके शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा को तकरीबन 7 करोड़ रुपए के चेक बाउंस का दोषी पाया गया, पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा को 30 जनवरी 2024 तक का समय अदालत ने रकम जमा करने के लिए दिया है। ऐसा न करने पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। मधु बंगरप्पा का कहना है कि वो अदालत के फैसले को देखते हुए इसके कानूनी पहलू पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में बात का बतंगर बन रहा है। मामला आपराधिक हो या कुछ और, सबका राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां कर्नाटका में तनातनी ज्यादा है, क्योंकि ये कांग्रेस शासित प्रदेश है और हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जो है वो बेहद नजदीक आ गया है और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली जो प्रतिमा होगी उसका चयन भी अब कर लिया गया है। गर्भगृह में मैसूर के अरुण योगीराज की बनाई 51 इंच की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। इसका आधिकारिक ऐलान 5 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये दावा किया है। शोभा करंदलाजे और प्रताप सिम्हा में भी इस फैसले की सोशल मीडिया में जानकारी दी है। प्रतिमा जो है उसे बनाने का काम 3 मूर्तिकारों को दिया गया था। ये तीनों मूर्तिकार अलग अलग जगहों पर प्रतिमा का निर्माण कर रहे थे और जिस तरह से चंपत राय ने जानकारी दी थी कि किसी एक प्रतिमा का चयन किया जाएगा जिसे स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रहलाद जोशी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जहां राम है वहीं हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते और एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। और जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, उनकी पत्नी की पहली प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। I don't know how to react about You were selected the final. I didn't get any confirmation from my husband about the selection. Even he has not got any official statement from the trust about the selection.
Any final message from this your husband? From my husband, he says, wait till it is announced. तो जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार ये हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया हुआ है और इन्हीं की मूर्ति जो है रामलला की वो अयोध्या में स्थापित की जाएगी। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जो है योगीराज, उनके ये बेटे हैं। 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम ये करते आ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट की ऊंची जो प्रतिमा है वो भी बनाई है। नेताजी की ये प्रतिमा अमर जवान ज्योति पर लगाई गई है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी इन्होंने बनाई है। 12 फुट ऊंची है आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा। रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा का भी निर्माण इन्होंने किया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। योगीराज की जो मूर्ति है, बताया जा रहा है कि उसका चयन हो गया है और इसकी जो जानकारी है वो सबसे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने दी। फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इसकी पुष्टि करते हुए ये बताया है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति लगेगी वो वही योगीराज ने बनाई है जिन्होंने इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट ऊंची मूर्ति बनाई है। और केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की जो मूर्ति है वो भी उसी अरुण योगीराज ने बनाई है। तो 7 महीने लंबा इंतजार करने के बाद जब अरुण योगीराज ने मूर्ति बनाकर तैयार की और 3 मूर्तिकारों ने रामलला की मूर्ति बनाई थी, तो बताया जा रहा है कि जो अरुण योगीराज की मूर्ति है उसको तय किया गया है, वही मूर्ति गर्भगृह में लगेगी। और अरुण योगीराज के बारे में बताएं कि इनकी 5 पीढ़ियां मूर्ति बनाने का काम करती हैं और खुद अरुण MBA किए हुए एक युवा हैं जो पहले एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे, लेकिन चूंकि परिवार मूर्ति बनाने के काम में लगा हुआ है, ऐसे में 2008 में नौकरी छोड़ करके अरुण योगीराज मूर्ति बनाने का काम शुरू करते हैं। और उसके बाद देश की तमाम ऐसी चर्चित मूर्तियां हैं जो अरुण योगीराज ने बनाई हैं। सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अरुण योगीराज ने गिफ्ट की थी और प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना की थी। तो अब एक बड़ी जानकारी ये कि अरुण योगीराज जिनकी बनाई मूर्ति अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपयोग में लाई जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। सोमवार को ट्रक और बस के जो ड्राइवर हैं उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में वो हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई और शहरों में बसें नहीं चली हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रक ड्राइवरों ने टायरों में आग तक लगा दी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। उन्हीं के आह्वान पर चक्का जाम और ये हड़ताल जो है वो शुरू की गई है। तो ये चक्का जाम के दौरान जो छुटपुट कहीं हिंसा की खबरें हैं वो तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुछ जगहों पर गाड़ी के टायर जलाए गए हैं, कहीं पर रास्ता रोका गया है और इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन बस और ट्रक ड्राइवर जो है वो जता रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये नया कानून है क्या और आखिर क्यों ट्रक और बस ड्राइवर जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल अगर कोई हादसा होता है तो उसके बाद सूचना न देने या भाग जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। पहले IPC की धारा 304A के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया है। पहले लापरवाही से मौत का मामला इसे माना जाता था। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके तर्क क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उनका यहाँ पर ये कहना है कि कोई भी जानबूझकर जो है वो हादसे यहाँ पर नहीं करता है। उनका कहना है कि कोई भी जानबूझकर इस तरह से टक्कर नहीं मारता है। कोहरे की वजह से हादसा हो तब भी कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है, जो कि गलत है। उनका ये भी कहना है कि हादसे के बाद डर की वजह से लोग भाग जाते हैं। स्थानीय लोगों के डर की वजह से लोग भागते हैं क्योंकि कई बार भीड़ जो है वो बहुत आक्रामक हो जाती है। उनका ये कहना है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया की वजह से कानूनी रास्ते से भी जो लोग हैं वो घबराते हैं। उत्तराखंड में भी हिट एंड रन केस के नए प्रावधान को लेकर ट्रक यूनियन वाले भी हड़ताल पर चले गए हैं। ड्राइवरों का कहना है कि हमारी तनख्वाह 8 या 10 हज़ार है, ऐसे में कैसे 5 लाख या 10 लाख
की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। इन सब चीज़ों को लेकर वो परेशान है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो ट्रक यूनियन के लोग मौजूद है, टैक्सी जो ड्राइवर्स है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर हड़ताल की थी और अपनी मांग रखी थी और सरकार को अपनी मांग बताई थी। हमारे साथ भाई साहब, आपका नाम क्या है? आशीष बडोनी। बडोनी जी, आपकी क्या मांग है? हालांकि जो हिट एंड रन केस का नया मामला आया है, नया जो कानून आया, उसमें बहुत सारे ऐसे कानून डाले गए जो आप लोग नहीं मान रहे उनको। सर ऐसा है, जो हिट एंड रन का केस है उसमें ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ड्राइवर भाई के पास 7 लाख रुपए हो तो सबसे बड़ी बात है कि वो ड्राइवरी क्यों करे। ओके जी जी, ठीक है ना। तो एक तो जो यहाँ पे जो हमारा काम धंधा है पहले से ही वो जो है उसकी स्थिति सही नहीं है। गाड़ी की किस्त इतनी बड़ी है कि मालिक बड़ी मुश्किल से जो है ड्राइवर को तनख्वाह दे पाता है। ठीक है ना। और इस केस के अंदर सारे ड्राइवर भाई गाड़ियां खड़ी करके जा रहे हैं कि भैया हम नहीं चलाएंगे आप लोगों की गाड़ियां। अब हर एक जो ड्राइवर जो ट्रक चलाता है वो गरीब घर से होता है, वो पैसे वाले घर से नहीं होता है। यदि उसके पैसे होते घर में तो घर पे रहता, वो अच्छा काम कोई करता। अब एक ट्रक ड्राइवर पे 7 लाख का जुर्माना थोप दिया है, ऊपर से 10 साल की जेल भी है। अगर वो ड्राइवर जेल जाता है, उसके बच्चे क्या खाएंगे? 10 साल कहाँ से? अगर 10 साल उसके बच्चों को खाने के लिए उसके पास है तो ट्रक क्यों चलाएगा वो? मरने वाले के साथ सहानुभूति सबकी होती है। हाँ, ये तो है। आप हो या मैं हूँ। जी जी जी। मैं अगर गाड़ी के लिए कुचला जाऊंगा, चाहे मैं जैसा भी मर्जी गलती, मैं शराब पी रखी जो मर्जी करा हो, मुझे लोग मेरी बात ही देखेंगे कि मैंने गलती की है। उसकी पब्लिक की सहानुभूति जुड़ जाती है। मरने वाला एक आदमी है और पीटने वाले कितने लोग हो जाएंगे वहाँ? कितने लोग हो जाते हैं वहाँ? ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है? 10,000 रुपये मांग होती है, 8,000 होती है। ठीक है, उसमें बेचारे का घर परिवार है और ये इन्होंने जेल का सिस्टम अलाउ कराया है। 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। कहाँ से भरेगा वो? घर परिवार चलाएगा, इस चीज़ को फॉलो करेगा वो। ठीक है, ड्राइविंग लाइन ही छोड़ देगा, वो क्या करेगा? और ये आंदोलन तो सर रहेगा तब तक कि जब तक सरकार वापस नहीं लेगी। और वहीं दिल्ली के गाजीपुर के ड्राइवर भी नए कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ड्राइवरों के नजरिए से कुछ भी नहीं सोचा गया है इस कानून में, और उनका कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वो भागे तो नया कानून उन्हें मार देगा और वहीं रुके तो पब्लिक उन्हें मार देगी। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी शुभांग ने। हमेशा से हिट एंड रन के कानून को सख्त करने की मांग की गई है, लेकिन जब आखिरकार सरकार ने इस कानून को सख्त कर दिया है तो क्या समस्याएं सामने आ रही है, वही जानने के लिए इस वक्त हम गाजीपुर की पार्किंग नंबर 2 में आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से बस चालक हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब जुर्माने को सख्त कर दिया गया है, यानी कि 10 साल की सज़ा हो सकती है और साथ ही 7 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। आपका नाम पहले तो? मेरा नाम है प्रदीप सिंह। क्या लगता है आपको, कैसा है कानून? ये कानून ड्राइवर के हित में तो बिल्कुल नहीं है और मेरे हिसाब से इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। इस कानून में जो इतनी सख्ती की गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जैसे हिट एंड रन जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, आदमी इंजर्ड होता है, मर जाता है या नहीं मरता है, जो भी है, अगर हम गाड़ी छोड़ करके भाग जाते हैं उस टाइम, तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने इतना सख्त कानून बना दिया है जो हमारे बस का नहीं, हम किसी भी कैसे भी करके भर पाएंगे इस चीज़ को। पहली चीज़ तो हम भर ही नहीं सकते, हमारे पास एक ही जरिया है, या तो सुसाइड करे या तो गवर्नमेंट या तो पुलिस के पास चल के सरेंडर कर दी। और अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हमारी इतनी बड़ी कमाई नहीं कि हमारा परिवार पल जाएगा, बच्चे हमारे भूखे मरेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम उस जगह पर खड़े रहते हैं, नहीं भगते हैं, गाड़ी को छोड़ करके खड़े रहते तो हमें तो पब्लिक मार देगी, हमें तो पब्लिक जीने नहीं देगी। और हमें इससे गवर्नमेंट से हम ये डिमांड करना चाहेंगे, हम ये मांग करना चाहेंगे, अगर उन्होंने जुर्माने का प्रावधान कर दिया है तो इस चीज़ को लागू करें, उससे हमें कोई परेशानी नहीं, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। बट ये है कि हमारे लिए इतना तो कर दें कि जैसे अगर पुलिस को ज़रूरत है, हम एक्सीडेंट करके हम वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, पब्लिक से हम दूर चले जाते हैं, गवर्नमेंट को जहाँ ज़रूरत है थाने में हम पेश हो जाएंगे या हम कोर्ट में पेश हो जाएंगे, तो हम वहाँ उस जगह पेश हो सकते हैं। लेकिन अब एक्सीडेंट हो गया तो उस जगह हम खड़े होकर के पब्लिक से अपनी जान नहीं मरवा सकते हैं। ये कानून हमें ही नहीं, जितने ड्राइवर समाज है सबके लिए है, नुकसानदायक है। इससे किसी का भी फला नहीं होगा, जो चोट खाएगा वो भी नहीं और जो ड्राइवर है वो भी नहीं। अगर हम लोग रुक जाते हैं वहाँ पे तब तो पब्लिक मार देगी, अगर हम लेके भाग जा रहे हैं गाड़ी तो 10 साल की सज़ा, 10 लाख जुर्माना,
क्या है हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। कानून तो ऐसा हो रहा जी, फांसी खाने की नौबत आ रही है। अभी कितनी तनख्वाह ड्राइवर को देते हैं, ये कितनी तनख्वाह मिलती है ड्राइवर को? जो ड्राइवर अपना 4 दिन घर बैठेगा कोई पूछेगा भाई तू भूखा है प्यासा? जो दिन नौकरी करेंगे उतना ही मिलेगा ना, तो ड्राइवर भी क्या करेगा? जितना 70 लाख इन्होंने बता दिया 7 लाख, तो ड्राइवर तो पहले ज़मीन ही बेचेगा अपनी, उसके बाद 10 साल वहाँ काटेगा, 7 इनको भरेगा, तो ड्राइवर ही क्यों करेगा फिर? तो यहाँ पर ड्राइवरों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें ध्यान में रखकर या उनकी तरफ से किसी ने सोचा ही नहीं जब ये कानून बनाया गया है। और जब ये जो हड़ताल है अब इसका असर जो है वो साफ तौर पर नजर आने लगा है। हड़ताल के कारण देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। पेट्रोल पंपों के बाहर पेट्रोल लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन नजर आ रही है। इसकी वजह से अब लोगों को परेशानियां भी बढ़ गई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इधर इंदौर की ये तस्वीर और पठानकोट की तस्वीर भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब कई शहरों में पेट्रोल की जो कमी हुई है उसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। 26 जनवरी की परेड में सेना के दस्ते में शामिल है दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला T-90 टैंक यानी भीष्म टैंक। जमीनी लड़ाई में सेना का भरोसेमंद साथी है जो जंग के मैदान में दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए काफी है। टैंक में कई तरह के गोले और मिसाइलें तो हैं ही, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी शामिल है। हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं उस टैंक की जो भारतीय सेना को अलग सी ताकत देता है। यह है T-90 टैंक, जिसे भीष्म के नाम से जाना जाता है। पहले यह टैंक रूस में बनता था, लेकिन अब भारत में बनने लगा है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में होती है। इस टैंक में बस 3 लोग होते हैं, कमांडर, गनर और ड्राइवर। करीब 40 से 48 टन का यह टैंक जब मैदान में उतरता है तो इसकी धमक महसूस की जा सकती है। इस टैंक की लंबाई 9.6 मीटर है और चौड़ाई 2.78 मीटर। यह जमीन से 2.22 मीटर ऊंचा चलता है। आकार में छोटा होने की वजह से यह जंगल, पहाड़, दलदली इलाकों तक में तेजी से चल सकता है। करीब 60 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार है। इसमें 125 मिलीमीटर की मोटाई वाला स्मूथ बोर टैंक गन लगा हुआ है, जो इसका एक खास हथियार है। इससे कई तरह के गोले दागे जा सकते हैं और मिसाइलें भी। 100 मीटर से 4000 मीटर तक की रेंज में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस टैंक के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है, जो 2 किलोमीटर रेंज में हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। इस गन से 1 मिनट में 800 गोले दागे जा सकते हैं। टैंक में ऑटोमेटिक और मैनुअल तरीके से भी मिसाइल और गोलियां फायर की जा सकती है। टैंक में थर्मल इमेज की क्षमता भी है, जिसके जरिए 6 किलोमीटर दूर तक किसी का पता लग जाता है। वैसे भीष्म की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर तक है। यही नहीं, भीष्म कई तरह के रॉकेट भी झेल सकता है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी है, जिसे आप टैंक का बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं। यह जैविक और रासायनिक हमले से भी निपटने में सक्षम है। शायद इसकी ताकत और क्षमता को देखते हुए इसे भीष्म का नाम दिया गया है, यानी ऐसी दीवार जिसे कोई भेद नहीं सकता है।